नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ सर्वेश्वर सक्सेना का नाटक बकरी नाटक। तो चलिए उनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो सर्वेश्वर सक्सेना जी का जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1927 को पिकोरा ग्राम, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सक्सेना जी के पिता का नाम विश्वेश्वर सक्सेना और माता का नाम सौभाग्यवती देवी था। मैं जीवन परिचय के बारे में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि लेखक या जो नाटककारों को है क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो इसलिए इनके जीवन परिचय को देखना इम्पॉर्टेंट है। सर्वेश्वर सक्सेना 3 भाई बहन थे। छोटे भाई का नाम श्रद्धाश्वर और बहन का नाम सुशीला था। सर्वेश्वर सक्सेना की माता सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी, किंतु पिता की जिद थी कि वे स्वयं कभी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। इस कारण उनके पिता पहले पुस्तकालय की दुकान खोले और इसके बाद फोटोग्राफी की दुकान खोले। आर्थिक तंगी में जन्म लेने के कारण सर्वेश्वर सक्सेना जो है विभिन्नता से जीवन भर का नाता बना। गरीबी से अनवरत संघर्ष करते रहने के कारण गरीबों के प्रति दिनों दिन सहृदय होते चले गए। सर्वेश्वर सक्सेना की प्रारंभिक शिक्षा बस्ती में हुई। यहीं के एंग्लो संस्कृत हाई में सन 1941 ईस्वी में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1943 में बनारस के क्वींस कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1944 से 45 में आर्थिक कठिनाइयों और बहन की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने के उद्देश्य से पढ़ाई छोड़कर बस्ती के एक स्कूल में 60 रुपये प्रति माह पर नौकरी शुरू की। सर्वेश्वर सक्सेना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA और 1949 में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। सक्सेना जी के शिक्षकों में डॉक्टर धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो है थे। ये सहपाठी में विजयदेव नारायण शाही आदि थे। सर्वेश्वर सक्सेना जी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही 1955 में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्यरत रहे। सन 1960 में सर्वेश्वर सक्सेना ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त रहे। सन 1960 में के बाद लखनऊ के रेडियो स्टेशन में आ गया। सन 1964 में अज्ञे द्वारा दिनमान पत्रिका निकाली गई, अतः इनके आग्रह पर सक्सेना जी दिनमान में पहले सहायक संपादक के बाद में उप प्रमुख संपादक के रूप में भी काम करने लगे। सक्सेना जी का दिनमान पत्र में चर्चे और चरखे नाम से चुटकीली शैली का गद्य बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। नवंबर 1982 में सक्सेना जी जो है बाल पत्रिका पराग के संपादक हो गए। किस पत्रिका का? बाल पत्रिका जो है पराग के संपादक हो गए और मृत्यु उपरांत रहे। ठीक है, तो इन्होंने पराग पत्रिका का संपादन किया। सर्वेश्वर सक्सेना की मृत्यु 23 सितंबर 1983 को रात्रि में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। सक्सेना जी के जीवन में सितंबर महीना का विशेष महत्व है। उनका जन्म सितंबर महीने में ही दिनमान प्रवेश लिया, सितंबर महीने में ही दिनमान को छोड़ा, सितंबर महीने में ही पराग के संपादक और अंत में सितंबर महीने में ही अंतिम विदाई हो गई। सर्वेश्वर सक्सेना ने अनेक कहानियों को भारतीय तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया। उनका सोवियत कथा संग्रह 1978 में 7 महत्वपूर्ण कहानियों का रूसी अनुवाद है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुदित इनका बकरी नाटक जो है महत्वपूर्ण है। मेघ आए बन ठन के इनकी प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, मेघ आए बन ठन के इनकी प्रसिद्ध कविता है। सर्वेश्वर सक्सेना की जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो काव्य संग्रह सर्वेश्वर सक्सेना का ग्रंथावली खंड 1 में संग्रहित है। तीसरा सप्तक में प्रकाशित कविताएं हैं 1959 में। काठ की घंटियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1949 से 57 तक है। बांस का पुल 1958 से 63 तक है। एक सूखी नाव 1963 से 66। गर्म हवाएं 1966 से 69। सर्वेश्वर सक्सेना जो है उनके ग्रंथावली खंड 2 में है। कुआनो नदी पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, 1969 से 73। जंगल गदर 1973 से 75। खूटियों पर टंगे लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी भी जा चुकी है TGT PGT में भी, तो 1976 से 81 में। और कोई मेरे साथ चले 1980 से 83 में। नाटक जो है बकरी नाटक जो है 1974 में। लड़ाई 1979 में। अब गरीबी हटाओ 1981 में। हवाला बहुत चर्चित नाटक है। हिसाब किताब उपन्यास में है पागल कुत्तों का मसीहा 1977 में। सोया हुआ जल 1977 में। उड़े हुए रंग बाद में सूने चौखटे के नाम से 1975 में प्रकाशित हुआ था। कच्ची सड़क 1978 में। अंधेरे पे अंधेरा 1980 में। यात्रा संस्करण में आ जाओ, तो यात्रा संस्करण में कुछ रंग कुछ गंध
1971 में है। बाल साहित्य में आ जाओ, बतूता का जूता 1971 में, महंगू की टाई 1974 में, भो भो खो खो 1975 में, लाख की नाक 1989 में, अनाप शनाप हाथियों की पौ। ग्रंथ संपादन में आ जाओ, शमशीर मलेज के साथ 1971 में, अंधेरों का हिसाब 1981 में, नेपाली की कविताएं 1982 में। बाल नाटक में आ जाओ, होरी धूम मचूरी नृत्य नाट्य है, रूपमती बाज बहादुर नृत्य नाट्य है, सावन घन आए नृत्य नाट्य है, रक्षाबंधन नृत्य नाट्य है, रेडियो रूपक। पीली पंक्तियाँ, चांदी वर्क, दो चीनी औरतें, यहाँ हम एक हैं, बर्फ ने कहा, ध्वनि, 5 मिनट का नाटक, रामकृष्ण परमहंस। एकांकी संग्रह में आ जाओ, बुद्ध की करुणा, सत्यवादी गौरव। एकांकी संग्रह इनके प्राप्त पुरस्कार, इनको जो जो मिले हैं उनसे देख ले। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य नाटक अकादमी, इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। खूंटियों पर टंगे लोग, इसका प्रकाशन वर्ष और ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा पुरस्कार मिला। तो 1983 में खूंटियों पे टंगे लोग सर्वोच्च दल सक्सेना की है। बकरी नाटक से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1974 में प्रकाशित सर्वोच्च दल सक्सेना का बकरी नाटक लेखन के हिसाब से पहला और प्रकाशन के हिसाब से दूसरा नाटक है। बकरी नाटक की प्रथम प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली द्वारा उद्यान रंगशाला में 13 जुलाई 1974 को हुई थी। सक्सेना जी इस नाटक के पीछे इब्राहिम अलका जी के साथ हुई बातचीत हिंदी के आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है कि प्रेरणा मानते हैं। सर्वोच्च दल सक्सेना बकरी नाटक की भूमिका में नाटक लेखन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा के रूप के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। यदि हिंदी में तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज न होते तब ये नाटक ना लिखा जाता, ऐसा लेखक का विचार है। हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। सर्वोच्च दल सक्सेना हिंदी नाटक के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि नाटक की भूमिका में यह है कि नाटक जितना ही गांव, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूल कॉलेजों में खेला जाएगा उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। ये स्वयं जो है सर्वोच्च दल सक्सेना जी का ही कथन है। बकरी नाटक में कुल 15 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 15 पात्र हैं, जो इस प्रकार हैं: नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन, कामवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। नाटक की कथावश 2 अंकों में है तथा प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। प्रत्येक दृश्य के बाद नाट्य गायन की योजना है। नाट्य की शुरुआत नटी के द्वारा गाए गए नौटंकी शैली में रचित दोहे से होती है। किससे होती है? दोहे से होती है। नौटंकी शैली में रचित दोहे से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सदा भामिनी दाहिने सम्मुख रहे गणेश और 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, पूछ भी सकता है। किंतु उपयुक्त जो है दोहा नाटक को नट नहीं गाता है, वह इस दोहे के अर्थ शब्दों को फेर बदल कर इस तरह गाता है: 5 देव सम 5 दल लगे ढोंग की रेस और जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है। नट नटी से कहता है कि तुम ऐसा नाटक करने के लिए क्यों कह रही हो जिसमें ना कोई तुक नज़र आता है और न ही इसमें कोई सत्य की खबर है। नटी के पूछने पर कि सत्य क्या है, नट गाता है क्या गाता है कि हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू न उनका मुंह नोचू। नाटक में नटी को भवानी शब्द से संबोधित करता है। नाटक में जो है नट नटी को भवानी शब्द से संबोधित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब की बार इससे क्वेश्चन भी बनाता है कि जो डंडा गीत नाटक है वो किससे लिया गया है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए क्योंकि महाभोज से भी आधे लोग बच्चे महाभोज से लगा के आए होंगे। बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसी बकरी नाटक से था। नाटक के पहले अंक और पहले दृश्य की शुरुआत एक भिस्ती द्वारा मशक लादे सड़क सींचते हुए गीत गाने से होता है। बकरी को क्या पता है मशक
बन के रहेगी, पानी भरेगा और लोग वह कुछ न कहेगी। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू दुर्जन सिंह, सतवीर और करमवीर भिश्ती की आवाज़ सुन चहकते हुए गाते हैं। क्या कहते हैं कि मुझे मिल गई है, मिल गई रे, मुझे मिल गई। सिपाही तीनों से सवाल करता है कि क्या मिल गई? हूर की परी मिल गई, बड़ा माल हाथ लग गया, राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गए, या सोना चांदी की खान मिल गई। दुर्जन सिंह सिपाही जो है दीवान की व्यंग रूप में प्रशंसा करते कहता है, तेरी कृपा से बिना है प्रभु मंगल मूता पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। दुर्जन सिंह के कहने पर सिपाही दीवान बकरी लेकर आता है। दुर्जन सिंह बकरी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि दीवान जी से पूछो यह क्या है। दीवान जी, बकरी किसकी है? गांव के हरजन की है। नहीं, बिल्कुल गलत। फिर यह गांधी जी की बकरी है। क्या बोलता है कि यह गांधी जी की बकरी है। अंततः दुर्जन सिंह यह साबित करता है कि मोहनदास करमचंद की बकरी है। वह बताता है कि इसकी माँ गांधी जी के पास थी, उसी की यह दिव्य संतान है। दुर्जन सिंह बकरी की प्रवृत्ति दूध देना न बताकर कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा दिलाने वाली बताता है। दुर्जन सिंह बकरी के बारे में बताता है कि यह घास नहीं खाती है, यह खाती है बुद्धि, बहादुरी और विवेक। ये व्यंग किया गया है। दुर्जन सिंह दीवान के से गांव में ऐलान करने से कहता है कि हमें गांधी की बकरी मिल गई है। लोग दर्शन करने आए, पर खाली नहीं, साथ में धन दौलत, रुपया पैसा लाए। 3 डाकू मिलकर एक मंडप में लोक सेवा सदन बनाते हैं और जहां बकरी को फूलमाला पहनाकर एक साथ गाते हैं, सोने की छत हो, चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन अब की बार भी बना था। नाटक में एक औरत विपत्ति बकरी को ढूंढती हुई आती है और बकरी को देखकर कहते हैं, हुजूर ई बकरी हमार, यहाँ कौन बांध लावा। सिपाही औरत को फटकारते हुए कहता है, यह गांधी बकरी की है, यहाँ से तुम दफा हो जा, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमज़ोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के द्वारा तू हवालात की हवा खाएगी। औरत के कहने पर इसे बकरी को में पीपल का पत्ता खिलाती है थी। सिपाही कड़क कर कहता है कि गांधी की बकरी पीपल का पत्ता नहीं खाती है। वह पड़े हुए केले के छिलके की ओर इशारा करता है। सिपाही जब औरत से बकरी का मूल्य पूछता है तो औरत कहती है, जमींदार साहब 20 रुपये देत रहन, 20 रुपया देत रहन। सत्यवीर औरत से कहता है कि गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे, ये जानती हो, तुम नहीं जानती हो तो तुम्हें आज़ाद देश में रहने का हक नहीं है। औरत सत्यवीर के दीनतापूर्वक कहती है, हम देश में नहीं रहित हुजूर, गांव में रहित हैं। मतलब वो नहीं समझ पाती है, कहती है हम गांव में रहते हैं। औरत अपनी बकरी को साबित करने के लिए ग्रामीण को बुलाती है, किंतु दुर्जन सिंह गांव में सूखा, अकाली, महामारी का कारण बकरी का औरत के पास रहना बताता है और कहता है, अगर यह बकरी मेरे पास रही तो सब संकट दूर हो जाएगा। ग्रामीण की राय कि बकरी दुर्जन सिंह के पास ही रहे। करमवीर नकली जज बन और औरत को सज़ा सुनाता है। सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफ़ा XQ-0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सज़ा दी जाती है। साथ ही 500 रुपये जुर्माना न देने पर 6 महीना का कैद बामशक्कत। लोगों से दान देने के लिए बकरी स्मारक निधि बनाया जाता है। साथ ही बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्था, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल आदि संस्थानों को बनाया जाता है। नाटक में गांव का एक युवक दुर्जन सिंह पाखंड, विश्वास और ठग प्रवृत्ति के विरुद्ध ग्रामीण लोगों को जगाता है। नाटक के दूसरे अंक में शुरुआत के 2 साल से होती है, वही स्थान है किंतु पहले से बहुत समृद्ध। एक कोने में बंदूक है, वही बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर दिया गया है, जिसके ऊपर लोक सेवा सदन की तख्ती लटक रही है। ग्रामीण लोग दरवाजे के पास एक छेद मात्र से बकरी का दर्शन कर पा रहे हैं। सिपाही दीवान जी अब DIG हो गए हैं तथा बकरी के मंडप पर ही उनकी तैनाती है। ग्रामीण के कहने पर हुजूर छिद्र से बकरी दिखाई नहीं देती है और DIG साहब कहते हैं सबको नहीं दिखेगा, जिसके अच्छे कर्म होंगे उसी को दिखेगा। मतलब ऐसा अफवाह फैलाए हुए हैं। करमवीर युवक को नक्सलवादी कहता है, किंतु वह प्रत्युत्तर में कहता है कि मैं असलवादी हूँ। युवक को एक षड्यंत्र के तहत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा जेल में बंद कर दिया जाता है।
दूसरे अंक में अचानक नट का प्रवेश होता है और वह गाता है कि लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, तुमसे जात पात है आबाद, फिरका पस्ती है तुमसे साथ। ये भी याद रखिएगा ये कथन किसका है, क्योंकि अब की बार तो डंडा गीत पूछा था किससे लिया गया, बट अब की बार ये दे करके पूछ सकता है कि ये है किसने गाया गीत। गांव में चुनाव का माहौल है, दुर्जन सिंह के पक्ष का चुनाव। जी हम बकरी का थन है, चिन्ह जो है बकरी का थन है। करमवीर यह वादा करता है कि चुने जाने पर बकरी की सड़क पक्की करवा देगा, चुने जाने पर गांव की सड़क पक्की करवा देगा, उससे सड़क पर पानी नहीं भरेगा। चुनाव में दुर्जन सिंह के पक्ष में करमवीर सांसद के लिए चुना जाता है। नाटक के अंत में इसी बकरी को मारकर भोज करा दिया जाता है। नाटक के अंत में दुर्जन सिंह के कहने पर भिस्ती का बेटा गाता है, बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने, सबको सहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने, छोटी छोटी रस्सी में भी हर खूंटी के साथ बंधकर रहना सिखला दिया बकरी की मेमे ने। नाटक के अंतिम में युवक के इशारे पर सभी लुटेरे दुर्जन सिंह के सहित उसके लोगों को ग्रामीण घेर कर रस्सी में बांध देते हैं। नाटक के समापन में नटी के इस गीत से कि दिन में 2 रोटी के हो, जब देश के लाले पड़े हो, सभी खामोश सबकी जबान पर ताले पड़े, बहुत हो जाएगी अब हमारी बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, नटी का गीत गाती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक पर पारसी रंगशैली और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नाटक नौटंकी के मिले जुले रूप में प्रस्तुत किया गया है। बकरी नाटक का शीर्षक जो है राजनीतिक व्यंग के रूप में गांधी जी के बकरी से संबंध है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस नाटक में सत्ता के शोषण और जनता के शोषित रूप को बहुत ही व्यंग्यात्मक, मनोरंजक और चुटकीली भाषा में व्यक्त किया। नाटक के प्रथम अंक में भिस्ती द्वारा बकरी के पर आधारित गाए गए गीत में प्रेरणा दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर नामक डाकू आम आदमी को ठगने, लूटने, यश और धन कमाने के लिए मिथ्या गांधी जी की बकरी का आधार बना लेता है। नाटक में बकरी को जगदम्बा माँ घोषित करके उसकी पूजा अर्चना की जाती है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। चुनाव जीत की खुशी में देवी बकरी के बलि दिए जाने पर जब सिपाही यह पूछता है कि दावत मांसाहारी होगी या शाकाहारी, तो दुर्जन सिंह कहता है चूँकि यह गांधी जी की नेक पवित्र बकरी है इसीलिए यह दावत निरामिष ही कही जाएगी। प्रस्तुत नाटक में वस्तुतः बकरी की हत्या का प्रतीकार्थ गांधी जी के विचारों की हत्या कही जाएगी। नाटक में दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर जैसे डाकुओं का आगे चलकर नेता बन जाना वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर सीधा और तीखा प्रहार है। नाटक के विपत्ति में उस गांव के लोगों को भारतीय ग्रामीण अविवेक, अंधश्रद्धा भक्त जनता के रूप में चित्रित किया गया। नाटक में आए बकरी स्मारक निधि, बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी सेवा संघ जैसे संस्थाओं के द्वारा आज वैसी संस्थाओं की पोल खोली है जहां भोली भाली जनता के पैसों को इकट्ठा कर दुरुपयोग किया जाता है। चुनाव के दौरान करमवीर, सत्यवीर और दुर्जन सिंह द्वारा दिए गए भाषणों को शब्दावली और उनकी मनस्थितियों में आज का राजनीतिक चरित्र उजागर किया गया है। इस नाटक में लेखक ने युवा शक्ति पर बल दिया और इसमें युवक नामक पात्र इस शक्ति का सूचक है जो भ्रष्टाचार और विसंगतियों की और ग्रामवासियों को जागृत करता है। नाटककार ने इस नाटक में बिंबों, प्रतीकों, मुहावरों आदि का सुंदर और सहज प्रयोग के साथ ग्रामीण के द्वारा लोक भाषा का भी बड़ा ही मनोरम प्रयोग किया। इस नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्धनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया है। अभी किन किन के प्रति, तो ये भी लिख लीजिएगा कि किन की कृतज्ञता ज्ञापित किया था, तो कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल के प्रति। दिल्ली के उद्यान रंगशाला में आयोजित बकरी नाटक की प्रथम प्रस्तुति में जो अभिनय पात्र किए थे उसमें से नाम इस प्रकार हैं। अनिल कुमार नटी के रूप में कविता नागपाल हैं। भिस्ती अनिल कुमार, दुर्जन सिंह पंकज कुमार, करमवीर राकेश सक्सेना है, सत्यवीर मनीष मनोजा है, सिपाही जो है सुभाष त्यागी है, विपत्ति है सेहला हाशमी और युवक जो है सफदर हाशमी है। ग्रामीण जन की भूमिका में काका अरुण और काकी अतिया वक्त है, चाचा देव
शीश, घोप, राम, बीज, सोनक। एक ग्रामीण दीपक है, दूसरा ग्रामीण उम्मोद सिंह है। ये नाम भी याद रखिएगा किसने किसने निभाई थी भूमिका। मंचित होने वाले इस नाटक को निर्देशित कविता नागपाल करती हैं। कौन नागपाल करता है? कौन निर्देशित करता है? कविता नागपाल। बकरी नाटक के बारे में विद्वानों की क्या रही, उनको देख लेते हैं। डॉक्टर अखिलेश गोस्वामी ने कहा है कि सर्वेश्वर जो है आजीवन गरीबी से लड़ते रहे और गरीबों के साथ दिया गया पढ़ाई के दिनों में भी, जबकि अपनी जीविका जुटानी मुश्किल थी, फिर भी वे दूसरों की फीस, किताबें और खाने के लिए अपनी पूंजी देते थे। डॉक्टर नर नारायण राय बकरी जो है कहते हैं, उनका कथन है कि समकालीन जिंदगी का एक प्रामाणिक दस्तावेज है बकरी नाटक। डॉक्टर अखिलेश जो है गोस्वामी कहते हैं कि आज गांधी जी और गांधीवाद के नाम पर हर एक रोजगार चमक रहा है। उनकी समाधि पर एक फूल चढ़ाकर सब अपनी फूलों की सेज सजाते रहे हैं। कविता नागपाल जो है बकरी के बारे में कहते हैं कि बकरी शिल्प लोचपूर्ण है, इसे नौटंकी और पारसी थिएटर के शैलीगत प्रवाह में बांधा गया, लेकिन जहां नौटंकी में शाह का घटनाओं, पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों के अतिरंजित रूप आम आदमी को संवेदित करता है, वही बकरी नाटक विशेष कथ्य से पारंपरिक शैली से थोड़ा हटाता है। मुआ की ओर कि डॉक्टर अखिलेश गोस्वामी सत्यमेव जयते के स्थान पर असत्यमेव जयते में बदल दिया है। गांधी जी ने कहा है कि सत्य ही ईश्वर है, परंतु इस लालची चेले असत्य की सत्ता का माला जपते हैं। डॉक्टर जयदेव तनेजा का कथन है कि बकरी आम आदमी की पीड़ा को आम आदमी की भाषा में आम आदमी के सामने प्रस्तुत करने वाला हिंदी का महत्वपूर्ण नाटक है। ये इम्पॉर्टेंट है जयदेव तनेजा का। श्री नर नारायण इस नाटक के नाट्य रचना शिल्प में लोक नाट्य शैली अपनाई गई है, लेकिन उस उधार ली हुई नहीं है, हमारी अपनी जमीन की उपज है। पारंपरिक नौटंकी के शैली में लिखा गया यह नाटक अपने सहज दृश्य और मंच शिल्प के कारण गांव और शहर हर जगह आम आदमी के लिए सहज सुलभ नाट्य प्रस्तुत होगी। कविता नागपाल, हमने यह नाटक जो है विकसित रंगमंच की पूरी क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार करके खुले मंच के लिए तैयार किया है, जिससे कि यह किसी भी स्थान पर किसी भी समय कम से कम खर्च से ज़्यादा लोगों को सामने खेला जा सकता है। लेखन और मंच के एक दूसरे उद्देश्य के पूरक हो सके और हिंदी नाटक को एक नया रूप देने की ऊपरी वाहवाही से बचाकर एक सही धारा को आगे बढ़ाने में हम अपना छोटा सा योग दे सकें। आगे जो है कहते हैं कि समकालीन कवि सत्य और यथार्थ का जो नया कवि सफल और सबल हाथों से पकड़ सके हैं, जो सच्चे अर्थों में समकालीन जीवन में संपृक्त हैं, उसमें सर्वेश्वर का विशेष स्थान है। वह मूल गुण जो है कवि को कवि बनाता है और जो कवि को रवि दृष्टि से अधिक गहरे पहुंचाता है, वह गुण इनमें है। ठीक है, बकरी नाटक के महत्वपूर्ण संवादों को देख लेते हैं कि मुक्ति की अभिलाषा जगी क्षमता की भाषा। नट का कथन है, दर्शक केवल दर्शक है, वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं। नटी का कथन है, जा तेरी मेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी। नट कहता है नटी से। पहला अंक का है, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गया, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, तीनों डाकू एक साथ। होश में मत बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। दुर्जन सिंह का कथन है। सुबह और शाम बोलेगा मज़ा तुमसे ये मिमियाकर, हमारी गली में से दीवान जी जाना ना तुम आगर। दुर्जन सिंह का कथन है। ऊह करी ना आह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी। सत्यमेव जयते में सत्यवीर और करमवीर का। जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता, सिपाही का कथन है। डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, सिपाही का कथन। वेरी इंपॉर्टेंट, अब की बार ये पूछा भी गया था। इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह ना देख, अपने बच्चों को इस लायक बना कि वे अपने हाथ से कमा सके, कम से कम में घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। सत्यवीर औरत से कहता है, आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएंगी, हम गरीबों का सहारा ना छीनो। औरत का कथन है जो बकरी लेने आती है। गरीबी इस बकरी से तुझे नहीं बताएगी कि केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। सत्यवीर औरत से कहता है, यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। दुर्जन सिंह का कथन है।
जो बड़ा बन के आया है वह बड़ा बन के रहेगा। दूसरा ग्रामीण कहता है कोई छोटा बड़ा बन के नहीं आया, सब बराबर बन के आए, युवक का कथन है। एक ही खेत में ना सब धन एक सा होता है और ना एक बाली में सब दाना एक सा, एक ग्रामीण का कथन है। हम खरपतवार नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, युवक का कथन है। चिड़ई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिना बुलाए, ग्रामीण का कथन है। दूसरे अंक के कथन देख लेते हैं। तो दूसरे अंक में क्या है कि जानता हूँ बकरी भी आप हैं, मैया भी आप हैं, आदेश भी आप हैं, युवक डीआईजी से सिपाही कहता है। सोबत की है अक्षर कम, कमीनगी ज़्यादा, पहचान लेता हूँ, युवक करमवीर से कहता है। इलाज आपके पास हर चीज़ का है, गरीबी और अन्याय का नहीं बस, युवक जो है सिपाही से कहता है। जिसकी आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती है आवाज़, युवक की कथन है। आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो कि ताकि सब बकरी बन जाएं। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा, युवक जो है करमवीर से कहता है। तमाम विस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म, सिपाही का कथन है। यह धरती चेहरा गाह है, जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती है, करमवीर का कथन है। कोई अकेला नहीं जीतता, एक की जीत सबकी जीत होती है, करमवीर का कथन है। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सबको कवर कर दिया है और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।